मूवी फैक्ट्स के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इन्फिनिटी वॉर के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्लैक पैंथर अपने सोल्जर्स या कह सकते हैं ट्राइब को लीड करते वक्त कहता है यिबाम्बे। यिबाम्बे का मतलब होता है होल्ड स्ट्रॉन्ग या होल्ड फास्ट, जो कि उस सिचुएशन के हिसाब से सही कमांड था और यही कमांड यिबाम्बे, नाकिया और रिवर ट्राइब ने यूज किया था ब्लैक पैंथर की सोलो मूवी में, जो कि इन्फिनिटी वॉर से पहले रिलीज हुई थी। नंबर 2, इस मूवी में थॉर 1 के डायरेक्टर केनेथ ब्रैनक का एक वॉइस कैमियो है। जब शुरू में थैनोस थॉर की शिप पर अटैक करता है तब एक डिस्ट्रेस ट्रांसमिशन हम सुन सकते हैं। ये मैसेज केनेथ ब्रैनक की वॉइस को यूज करके बनाया गया था। नंबर 3, रियलिटी स्टोन का यूज करके थैनोस मैंटिस को रिबन में कन्वर्ट कर देता है और ड्रैक्स को क्यूब्स में। ये रैंडम नहीं था, बल्कि कॉमिक्स में थैनोस ने इन दोनों के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया था, तो असल में ये एक ईस्टर एग था। नंबर 4, रॉकेट आउटराइडर्स का एक नया नाम निकालता है। वो उन्हें कहता है स्पेस डॉग्स। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब मूवी की टेस्ट स्क्रीनिंग हुई तब ऑडियंस में से किसी ने आउटराइडर्स को स्पेस डॉग्स कहा और डायरेक्टर्स को ये पसंद आया, तो उन्होंने बाद में मूवी में इसे ऐड कर दिया। नंबर 5, मूवी में काफ़ी बार पीटर पार्कर पॉप कल्चर रेफरेंसेस को यूज़ कर रहा था और एक समय पर टोनी ने परेशान होकर पीटर से ये सब रेफरेंसेस वाला खेल खत्म करने को कहा, लेकिन टोनी इतने साल से खुद भी बिल्कुल यही काम कर रहा था। वो हर मूवी में बाकी सुपर हीरोज और विलन्स के निकनेम बनाता था पॉप कल्चर का यूज़ करके। जैसे लोकी को उसने रेंडर गेम्स कहा, थॉर को पॉइंट ब्रेक, हॉकाई को लेगोलस, बकी को द मंचूरियन कैंडिडेट। तो पीटर पार्कर ही नहीं, टोनी स्टार्क भी पॉप कल्चर रेफरेंसेस बनाने में माहिर है। नंबर 6, हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सैंक्टोरम में क्रैश करता है और स्ट्रेंज को अवेयर करता है कि थैनोस आने वाला है। द इन्फिनिटी गॉन्टलेट इशू 1 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां सिल्वर सर्फर डॉक्टर स्ट्रेंज की विंडो में क्रैश करके उसे थैनोस के बारे में आगाह करता है। नंबर 7, इन्फिनिटी वॉर के फ्रेंच वर्जन में टोनी स्टार्क इबोनिमो को स्क्विडवार्ड की बजाय वोल्डेमॉर्ट बुलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रेंच में स्क्विडवार्ड का नाम कार्लो है और कार्लो नाम से ऑडियंस को जोक में उतना मजा नहीं आता। इसी वजह से वोल्डेमॉर्ट का यूज किया गया ताकि इस जोक पर ऑडियंस को थोड़ी तो हंसी आए। नंबर 8, इन्फिनिटी वॉर में रेड स्कल का छोटा सा कैमियो है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में ह्यूगो वीविंग्स ने रेड स्कल का रोल प्ले किया था, लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद उन्होंने बताया कि वो इस रोल से खुश नहीं है और अब कभी एमसीयू में काम नहीं करेंगे। तो जो रेड स्कल हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा उसको सीजीआई की मदद से पहला जैसा दिखाया गया था और उसे आवाज दी थी रॉस मार्क्वेंट ने। नंबर 9, टोनी स्टार्क के पास जो कैप्टन अमेरिका का दिया हुआ फ्लिप फोन था वो ब्रूस बैनर यूज करता है कैप को कॉल करने के लिए। इस समय जो नंबर दिखाया जा रहा है असल में वो कैप्टन अमेरिका के फैंस के लिए था। रूसो ब्रदर्स ने डिसाइड किया कि वो एक ओरिजिनल नंबर यूज करेंगे और जो भी इस पे कॉल करेगा उसे कैप्टन अमेरिका की तरफ से एक वॉइस मैसेज मिलेगा, लेकिन मार्वल स्टूडियोज को शायद ये आइडिया पसंद नहीं आया और ऐसा कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करा। नंबर 10, इन्फिनिटी वॉर में वैसे तो काफ़ी सारे फाइटिंग सीन्स थे, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे थे जिन्हें डिलीट कर दिया गया या फिर फाइनल स्क्रिप्ट में इंक्लूड नहीं किया गया, जैसे कि ड्रैक्स और थैनोस की 1-on-1 फाइट, कैप्टन अमेरिका का अल्टरनेट इंट्रोडक्शन, थॉर और रॉकेट की डबल हेडेड स्नेक से लड़ाई। नंबर 11, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की कास्ट को शूट के लास्ट डे तक नहीं पता था कि वो थैनोस के स्नैप को सर्वाइव करेंगे या नहीं। जिस दिन वो सीन शूट हुआ उसी दिन उन्हें मालूम चला और शूरी जैसे कैरेक्टर जिन्हें ऑन स्क्रीन गायब होते हुए नहीं दिखाया गया, उन्हें तो ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर आने के बाद पता चला कि उन्हें थैनोस ने मार दिया है। नंबर 12, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की जब न्यूयॉर्क में स्क्रीनिंग हुई तो मार्क रफेलो के साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ। रूसो ब्रदर्स ने बताया कि मूवी देखते वक्त ऑडियंस में से एक मेंबर शांत बैठा हुआ अचानक से चिल्लाने लगता है और गुस्से में अपनी शर्ट फाड़ लेता है और पूरे थिएटर में गुस्से में घूम रहा था। मार्क रफेलो ये देखकर इतने डर गए कि वो अपने बेटे के साथ तुरंत वापस चले गए। शायद वो फैन इस बात पर गुस्सा था कि ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। नंबर 13, मूवी में हमें अज्यूम करने पर मजबूर कर दिया गया कि थैनोस जेंडर से पावर स्टोन ले आया। कैसे लाया, क्या हुआ, खुद इमेजिन कर लो। लेकिन अर्ली ड्राफ्ट में जेंडर के ऊपर अटैक का पूरा सीक्वेंस था जो हटा दिया गया, और तो और इसी ड्राफ्ट में थैनोस और गमोरा का भी आमना सामना होता है। पर इस सीन की वजह से मूवी काफ़ी लंबी हो जाती, पर मुझे नहीं लगता किसी भी फैन को इस बात से दिक्कत होती। नंबर 14, तो कॉमिक्स में प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव मैरिड है।
लेकिन मूवी में कहीं भी इसका हिंट नहीं था और अभी भी ज़्यादातर फैंस को इसके बारे में नहीं पता क्योंकि बताया ही नहीं गया। लेकिन रूसो ब्रदर्स ने कहा कि एक बहुत ही छोटा सा हिंट था, जब नताशा कॉर्वस लिव पर अटैक करती है तब प्रॉक्सिमा मिडनाइट का जो रिएक्शन है वही एक हिंट है कि ये दोनों मैरिड हैं। नंबर 15, मूवी की सबसे पहली फाइट होती है थैनोस और हल्क के बीच में और इस वक्त थैनोस के पास पावर स्टोन भी है, लेकिन वो पूरी फाइट में पावर स्टोन को यूज ही नहीं करता और फिर भी हल्क की बैंड बजा देता है। थैनोस प्रूव करना चाहता था कि उसे 1-on-1 फाइट में हराना इम्पॉसिबल है। वैसे देखा जाए तो ये सच भी है। एमसीयू में अभी तक ऐसा कोई भी सुपर हीरो नहीं दिखा जो थैनोस को 1-on-1 फाइट में हरा दे। थॉर कर सकता है ये काम, पर थैनोस के पास थॉर से कई बेहतर फाइटिंग टेक्निक है। नंबर 16, इन्फिनिटी वॉर में थॉर 1 का एक बहुत ही बड़ा प्लॉट होल फिक्स किया है। थॉर 1 में आपने बायफ्रॉस्ट तो देखा ही होगा, 9 रिम्स में ट्रैवल करने का तरीका, लेकिन मूवी के आखिर में वो टूट जाता है। मतलब अभी ट्रैवल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एवेंजर्स में थॉर फिर कुछ इसी तरह से ट्रैवल करता दिखाई देता है और कहता है ओडिन ने अपना डार्क मैजिक यूज करके मुझे घर लाने की कोशिश करी। तब सवाल उठे कि बायफ्रॉस्ट नहीं रहा तो इन सबका क्या मतलब है। लेकिन इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में हेमडल डार्क मैजिक का यूज करके हल्क को अर्थ पर ट्रांसपोर्ट कर देता है। तब हमें पता चला कि डार्क मैजिक हेमडल के अंदर है और वो जब चाहे तब डार्क मैजिक का यूज़ करके बायफ्रॉस्ट समन कर सकता है। नंबर 17, तो ये फैक्ट सुनकर तो मैं बहुत ही दुखी हो जाता हूँ क्योंकि अर्ली ड्राफ्ट में जेंडर पर अटैक के वक्त नोवा को भी दिखाया जाता है और इसके बाद नोवा थैनोस से बचकर निकल जाता है और एवेंजर्स को वॉर्न करता है। लेकिन अब जेंडर वाला पूरा सीन ही नहीं दिखाया तो नोवा को भी दिखाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन काश नोवा को दिखाया होता तो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दोनों में ही हमें ये फेमस कॉमिक बुक कैरेक्टर थैनोस से लड़ता हुआ दिखाया जाता। नंबर 18, ये पूरी मूवी सिर्फ 2 दिन के टाइम पीरियड की कहानी है। मतलब कि मूवी में जो कुछ हुआ वो सब सिर्फ 2 दिन में हुआ और ब्रूस बैनर के लिए तो एज ऑफ अल्ट्रॉन, थॉर रैग्नारॉक और इन्फिनिटी वॉर सब कुछ एक वीक के अंदर अंदर हुआ है। नंबर 19, ये सीन जिसमें हम स्पाइडरमैन के पीटर टिंगल को एक्टिवेट होते हुए देख सकते हैं, ये CGI नहीं है। जब एबोनिमा अर्थ पर अटैक करता है तब पीटर का स्पाइडी सेंस उसे वॉर्न कर रहा होता है और रूसो ब्रदर्स ने बताया कि इसमें किसी भी तरह से कंप्यूटर जनरेटेड इफेक्ट का यूज़ नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि टॉम हॉलैंड के कान में एयर ब्लो करने से ये काम आसानी से हो गया और थोड़े CGI के पैसे भी बच गए। नंबर 20, स्टीफन मैकफ्ली, मूवी के स्क्रिप्ट राइटर, उन्होंने बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क का सूट पहनने वाला था एक अल्टरनेट सीन में, जहां टोनी और पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को एबोनिमा से बचाते हैं और इस सीन में टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज का सूट पहनने वाला था। मतलब कि हमें आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज के सूट में दिखता और डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन के सूट में, और ये सीन शूट भी हुआ था। मूवी मेकर्स ने खुद कहा कि ये बहुत ही ऑसम सीन था, बस इसीलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो मूवी की ड्यूरेशन को बढ़ाना नहीं चाहते थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही फैक्ट्स थे, और अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे तो एक और वीडियो तैयार हो जाएगी। वैसे आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, हमारा FB ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब के बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। Drip, drip, diamonds always hit, bitch. Roll around the town with